दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज नेक्स्ट वीडियो जो है टेस्ट नंबर 9 की होने वाली है। ये पॉलिटी के का टेस्ट है और जितने लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @UPSC विद हरीश। यहाँ पर अदर भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसी को भी अगर कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। इस पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसमें 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे विजन आईएएस टेस्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पीछे के जितने 8 टेस्ट हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। आप लोग वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। साथ ही में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट भी वहाँ पे है। इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जिनकी इकोनॉमी वीक है वो भी काम हो सकता है। ये टेस्ट जितने भी लोग यूपीएससी में 2025 का प्री देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और जो 2026 में देने वाले हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हो। अभी बात करना शुरू करेंगे तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करेंगे। जैसे कि प्लाज्मा तरंगों के बारे में है क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्लाज्मा तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में मैग्नेटोस्फीयर में प्लाज्मा तरंगें देखी गई। यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को विक्षुब्ध कर सकती हैं। अब हम इस पहले प्लाज्मा तरंगों को समझ लेते हैं। देखिए प्लाज्मा तरंग क्या है। प्लाज्मा तरंग एक तरह से आयनित परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं? आयनित परमाणु पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं। आयनित परमाणु इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं। ये आवेशित जितने कण होते हैं उनका एक सामूहिक दोलन हुआ होता है। अभी जो पाया गया है, जो ये मंगल के जो ऊपरी वायुमंडल है वहां पे प्लाज्मा तरंगें मिली हैं। इन्हें एक तरह से आप समझ सकते हो ये स्पेस के अंदर में सब एटॉमिक सूप है। सब एटॉमिक सूप की तरह होता है। अब आप समझ लीजिए कि स्पेस के अंदर में एक सब एटॉमिक सूप है। देखिए आपको पता होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी हम यहाँ समझेंगे जैसे सॉलिड के रूप में आप समझिए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बाद आता है प्लाज्मा। अब यहाँ सॉलिड में आप देखिए एक बर्फ का कण देख सकते हो, बर्फ, और उसके बाद लिक्विड इसको देखेंगे तो बर्फ अगर पिघल जाती है तो एक पानी बन जाता है। उसके बाद अगर इसे गर्म किया जाता है तो उसके बाद बनती है आपकी गैस, और इन सब के बाद में जो आता है वो आता है प्लाज्मा। इस तरह से आप इसको समझिएगा। अभी जो बात करते हैं, एक होता है कि जब ये यहाँ से आते हैं तो तरंग जो निकलती है इनमें से एक बनता है मैग्नेटिक रिकनेक्शन। मैग्नेटिक रिकनेक्शन। अब ये कैसे बनता है? अब जब ये ट्रिगर होता है, जब ये ट्रिगर होगा तो क्या बनता है? सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स भी यहाँ पे ट्रिगर होने से निकलती हैं। और फिर ये कहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं? प्लाज्मा तरंगें आपकी ये हो सकती हैं क्रिएट शॉकवेव्स जो होती है वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। सुपरनोवा के आसपास ये क्रिएट हो सकती हैं। और जब ये यहाँ पे नियर सुपरनोवा के क्रिएट होती है तो ऑरोरा जो घटना है, पहले ऑरोरा पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ की ये घटनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहाँ होता है। अब इसको समझने के लिए जैसे कि पृथ्वी का ये इस तरह से मैग्नेटोस्फीयर की जो तरंगें निकलती हैं इस तरह से, तो कुछ तरंगें ऐसे यहाँ पे ऐसे हो जाती है। तो जब ये जहाँ जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब देखते हैं कि ये प्लाज्मा तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होती है। बिल्कुल सही है। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में प्लाज्मा तरंगें देखी गई हैं। सही है। आसपास विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षुब्ध कर सकती है, तो बिल्कुल विक्षुब्ध कर सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीनों इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वेटलैंड सिटी प्रमाणन क्या है? वेटलैंड सिटी प्रमाणन, देखिए रामसर अभिसमय के तहत एक स्वैच्छिक योजना है। ठीक है, 1971 में ये शुरू हुआ था रामसर अभिसमय। उसके तहत क्या है कि जितनी भी आर्द्रभूमियाँ होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो वहाँ पे उसी के तहत में ये वेटलैंड सिटी प्रमाणन शुरू हुआ। 2015 में इसकी शुरुआत होती है। अभी भारत में क्या हुआ कि जो पर्यावरण मंत्रालय है और इसने 3 शहरों के नाम भेजे यहाँ पे वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए। कौन कौन से शहर थे? आपका इंदौर, भोपाल और उदयपुर।
ठीक है। तो इंदौर, भोपाल, उदयपुर को भेजा गया। अभी तक भारत में कोई भी शहर जो है उसको अभी तक किसी भी भारतीय शहर को इसके तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन की मान्यता नहीं मिली है। तो ये सही है। रामसर अभय समय के तहत ये स्वच्छ की योजना है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसे तो बस पढ़ने के। बी.आर. अम्बेडकर सभा ने संसदीय लोकतंत्र में हमारा तात्पर्य है संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति एक मत निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया था। यानी कि 21 से घटा के उसे 18 वर्ष कर दिया गया था भाई, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की जो आयु थी। तो आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 पता होगा, ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये तो है नहीं। 44 1978 का है, इसमें भी नहीं किया गया था। अभी जो बचता है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, इसके अंदर वो 61 में किया था। 69 आपको सभी को पता होगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। हाँ, यहाँ पे आर्टिकल 239 ए और 239 ए बी जोड़े गए थे। इन आर्टिकल्स को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। देखिए आपको सबको पता होगा कि आर्टिकल 50 जो है वो शक्ति के पृथककरण की बात करता है, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। 43 ए में क्या होता है, श्रमिकों को प्रबंधन के लिए भागीदारी का राइट है, श्रमिकों को यहाँ पे राइट है। तो ये भी अमेंडमेंट हुआ था। दूसरा है कि अनुच्छेद 42 यहाँ पे काम के लिए उचित दशाओं के लिए मातृत्व राहत की बात करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मूल कर्तव्य केवल मौलिक अधिकार केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नहीं होते। देखिए जो मूल कर्तव्य हैं वो सही बात है। ये कहाँ से लिए गए हैं, पहले बताइए। यूएसएसआर से ये लिए गए हैं और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किए गए थे। पहले कितने थे, 10 थे, एक इसमें अलग से ऐड किया। कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2002 के तहत में, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने हैं, 11। ये याद रखिएगा। मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों को तक ही सीमित नहीं है, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान की गई। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। मूल कर्तव्य किसी भी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए न्यायालय की मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल मदद कर सकते हैं। तो ये पहला सही है। तीसरा सही है। चौथा देखेंगे, संविधान में ऐड किए जाने के बाद में मूल कर्तव्य को केवल 3 बार संशोधन, नहीं भाई 1 बार संशोधन हुआ। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा में समाजवादी शब्द को शामिल करने में बहस चल रही थी, लेकिन बाद में इसे प्रस्तावना में मूल पाठ से हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके हटाए जाने के कारणों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। देखिए ये कह रहा है कि समाजवादी शब्द को शामिल करने के लिए पहले बहस चल रही थी, जो बाद में जोड़ा भी गया। कब जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 का, उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। बाकी के 2 शब्द प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्यों, किस लिए, क्या चल रहा है। तो जैसे इसे संविधान सभा पर अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव के कारण हटाया गया, ये तो यहाँ पे नहीं है। दूसरा देखेंगे, संविधान द्वारा यह निर्धारित करना कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोग किस तरह के समाज में रहना चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम पार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि इसे विकास और वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हटाया गया था। तो उस समय ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही थी। इससे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में देखा गया, क्योंकि समाज में केवल एक विशेष वर्ग अर्थात गरीबों पर ध्यान केंद्रित करता था। तो ये भी नहीं है। आंसर आएगा इसका बी, ज़्यादा सही लग रहा है। और हम देखेंगे तो देखिए समाजवाद मतलब कि समाजवाद है क्या, तो समाजवाद ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो कि सामाजिक समानता, सामूहिक स्वामित्व और संसाधनों का न्यायोचित वितरण की बात करता है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे उस समय क्यों हटाया गया, क्योंकि समाज किस तरह का बनेगा, ये लोकतंत्र की बात है। तो लोकतंत्र जैसे लोग चाहेंगे उस तरह का समाज बना लेंगे, तो इसलिए इसे उस समय हटा दिया गया। तो आंसर इसका बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारत के संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए प्रारूप समिति के हेड कौन थे, इसके अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी तो इसके अध्यक्ष थे। तो टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में देखेंगे आप, अब इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अब नहीं पता होता है तो सैयद मोहम्मद साउदुल्ला भी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी भी थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, और बी.एन. राव के बारे में आपको पता होगा, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार,
यानी कि कानूनी सलाहकार थे। तो ये तो होने वाला नहीं है, तो सभी 4 आंसर नहीं होगा, केवल 3 सही है यहाँ पे। अभी इसके जो बाकी के सदस्य थे वो कौन थे, अभी इसमें आते हैं एन माधव राव आते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये किसकी जगह आते हैं, बीएल जो मित्र थे, बीएल मित्र, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनकी जगह आ गए थे एन माधव राव आ गए थे। फिर उसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी हैं जो 1948 में आते हैं। कौन, टीटी कृष्णमाचारी, ये कब थे, ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में ये सदस्य बन गए थे। एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णमाचारी, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सरकार के कुछ टाइप पूछे हुए हैं और परिभाषित विशेषता, यानी कि प्लूटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी क्या होते हैं उनके बारे में पूछा हुआ है। देखिए, अब पहले तो आप उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब टेक्नोक्रेसी, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था। अब टेक्नो से आप समझ रहे होंगे, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजिकली कोई बात चल रही है, टेक्नो की बात होगी, यानी तकनीक के आधारित है, तो 3 तो इसका बिल्कुल सही होने वाला है। तो अब आप देख लीजिए, जिसमें 3 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब हम क्या, प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटोक्रेसी क्या होती है, यानी कि धनिक तंत्र, धनी लोगों का तंत्र होता है। तो प्लूटोक्रेसी के बारे में आप देखें, अमीर लोग शासन की व्यवस्था करते हैं। जैसे आप इसको समझते होंगे, अगर एक और आपको पता था यहाँ पे, फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि यानी कि एक तो सही मैच नहीं है, तो उसके बाद में 2 का भी सही मैच नहीं होने वाला है, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा ए। अब हम क्लेप्टोक्रेसी की बात करते हैं। क्लेप्टोक्रेसी में राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों को द्वारा शासन होता है, यानी कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, वही होता है क्लेप्टोक्रेसी। तो ये सी ध्यान रखिए, ए ऑप्शन बनता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 9, आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सॉफ्ट स्टेट की बात करता है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट पावर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सॉफ्ट स्टेट की बात कर रहा है। तो सॉफ्ट स्टेट है क्या, तो सॉफ्ट स्टेट ऐसा होता है, देखिए इसके जो है कि बलपूर्वक कार्य नहीं करते, यानी कि अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ पे जो सरकार है वो ऐसे दमनकारी या कोई ज़बरदस्ती कानून नहीं लाती है, या कोई इस तरह के कार्य नहीं करेगी जिससे लोग परेशान ज़्यादा होते हैं, तो वो सॉफ्ट स्टेट की बात होता है। तो सॉफ्ट स्टेट में देखेंगे पहले, सैन्य बल और युद्धास्त्रों का ना होना, तो ये यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है इससे। तो सैन्य बल का भाई हो सकता है सॉफ्ट स्टेट हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पर सैन्य भी बल भी हो, तो ये तो यहाँ पे नहीं होने वाला है कि का प्रयोग, विधि के शासन का खराब प्रवर्तन, बिल्कुल सही बात है, विधि के शासन का खराब प्रवर्तन होगा, बिल्कुल बी सही होने वाला है। देखिए, ये किसका होगा, ये सॉफ्ट पावर का है। ठीक है, सॉफ्ट पावर पे ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल सैन्य बल ना हो सकता है न्यूनतम हो वहाँ पे हो, तो इसलिए आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में पूछा हुआ है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है। तो सही बात है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोई मामले होते हैं तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का साझा उच्च न्यायालय होने का अनन्य दर्जा प्राप्त है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको अनन्य दर्जा प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पर अभी क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, मेघालय, मणिपुर और जो त्रिपुरा है, तो इनके अलग से हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं, तो ये तो यहाँ पे गलत होने वाला है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आंसर केवल 1 से होने वाला है। अब बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। देखिए, इसकी 3 खंडपीठ बैठती हैं, यानी कि 3 खंडपीठ बैठती हैं इसकी, और वो कहाँ पे बैठती है, एक कोहिमा के अंदर बैठती है, सबसे पहली पुरानी 1972 की कोहिमा की है, फिर उसके 1990 की आपकी आइजॉल की आ जाती है, और फिर ईटानगर की आ जाती है, ये 2000 सन में हुआ था। ठीक है, तो कोहिमा और आइजॉल और ईटानगर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश से। अब देखिए, पूर्व केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पहले स्टेट बनने से पहले यूटी थे, वो उनके बारे में बात करते हैं। तो अब आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले एलिमिनेट करना सोचते हैं, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर। तो देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि ओडिशा की बात है, तो ओडिशा को कब बनाया गया था, ओडिशा जो है आपका 1936 में बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, तो ये तो नहीं है, यानी कि आंसर ये तो नहीं होने वाला, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम की बात करता है, तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम की बात करता है। सिक्किम को जो है
36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 हुआ था, वहाँ पर इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा राज्य बना था? ये 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भी नहीं होगा, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा, अब इसमें भी ओडिशा आ रहा है तो हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे। आंसर आएगा आपका ए। अब इस तरह से आंसर को यहाँ पे आप निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर जो है 1972 में, देखिए 1956 में इसे यूटी का दर्जा मिला था। उसके बाद 1972 के तहत में इसे फुल स्टेट बना दिया, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1971 में इसके राज्य बनाया गया था। उसके बाद मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम 1972 में यूटी बना था और उसके बाद में 1987 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सलाहकार क्षेत्राधिकार आपका निकल के आता है आर्टिकल 143 से। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो बिल्कुल सही है। इनके अधिनियम 1935 में जो एक धारा है 213 क्लॉज 1, ये कहता है संघीय न्यायालय के लिए सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करना। तो यानी कि संघीय न्यायालय के लिए सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करना, तो ये बिल्कुल सही होने वाला है। दूसरा देखेंगे, सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति पर के लिए बाध्यकारी होती है। तो बाध्यकारी यहाँ पे ये नहीं होती है, ये वाला गलत है। तो देखेंगे नेक्स्ट, सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है। देखिए दो तरह के मामले होते हैं, एक होते हैं जो सामान्य विधि से रिलेटेड होते हैं तो उस पर सलाह देने के लिए मना भी कर सकता है। एक होते हैं जो संविधान पूर्व या किसी संधि से रिलेटेड कुछ मामले होते हैं, यानी कि उन पर सलाह देना अनिवार्य होता है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे गलत होने वाला है। आंसर आएगा इसका एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार अधिनियम 1915 का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ था कि केंद्रीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। देखिए संख्या में विस्तार करना जो हुआ था वो 1861 में हुआ था। अब उसके बाद में जब वृद्धि करने की बात कर रहा है तो वृद्धि हुई थी 1892 के एक्ट में। तो ये याद रखिएगा, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि करना था, 1892 में हुआ था। देखेंगे भारत में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय सरकार की नींव रखना। प्रतिनिधि और लोकप्रिय सरकार की नींव रखना 1919 के एक्ट में हुआ था। यहाँ पर विषयों को यहाँ पर द्वैध शासन की नींव रखी गई थी दोबारा। तो द्वैध शासन की नींव रखी गई थी। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को आरक्षित, याद रखिएगा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया था। विषय को दो में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय के अंदर में पुलिस, न्याय, वित्त, भूमि, राजस्व, ये चीज़ें रखी गई थी। जबकि हस्तांतरित में क्या रखा गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार और कृषि। कॉमन सेंस से भी आप ये कर सकते हो, आरक्षित में कौन से होंगे, हस्तांतरित में कौन से होंगे। तो बी इसका आंसर नहीं होगा। ब्रिटिश भारत में संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें लगभग शायद 147 थे, मुझे कंफर्म याद नहीं, 147 या 40 नहीं, टोटल शायद 47 थे, सॉरी। वो सभी को इकट्ठा करके एक ही में समेकित करना इनका उद्देश्य था। सही है। भारत के गवर्नर द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित सभी अध्यादेशों को समेकित करना भी, ये कब हुआ था? ये इंडिया डिफेंस एक्ट आया था 1915 का, उसके तहत में ये सब संबंधित सभी अध्यादेशों को समेकित करना था। तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान को अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से किससे चलता था? कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए माउंटबेटन प्लान की बात तो है ही नहीं। माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। इसके आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ठीक है, यहाँ पर जो उससे पूर्व की बात कर रहा है तो संविधान में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाता था, ना कि 1919 के तहत। एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। तो ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यहाँ पे देखेंगे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मैकिन्से एंड कंपनी के तहत द्वारा सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे प्रकाशित किया है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? तो द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल फिनटेक रिपोर्ट आदि ये सब यहाँ पे निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। बिल्कुल सही है भाई, संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। दूसरा देखेंगे, संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है तथा राज्यों की भूमिका केवल सलाहकार की है। देखिए, केवल सलाहकार की भूमिका नहीं होती, आधे राज्य जो हैं उनके साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये यहाँ पे गलत होने वाला है। आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए लचीलापन क्या है। लचीलापन जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषता कैसे है? क्योंकि संसद जो है खुद इसमें अमेंडमेंट करके खुद को मजबूत बना सकती है। दूसरा, कठोर की बात करेंगे, अगर कठोर क्या है, कठोर किसकी विशेषता है? संघीय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लचीलापन एकात्मक विशेषता है और कठोर जो है संघीय विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, सोलर रूफटॉप प्रणाली के बारे में पूछा हुआ है। सोलर रूफटॉप प्रणाली क्या है? देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। सोलर रूफटॉप प्रणाली की देखिए, प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना चलाई थी। पीएम सूर्योदय योजना कब शुरू की थी? 20 जनवरी 2024 को। तो पीएम सूर्योदय योजना के तहत में सोलर रूफटॉप प्रणाली चल रही है, छतों पर सोलर लगाने हैं। यह एक ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणाली है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, इसमें दो तरह की प्रणाली होती है, एक होती है ऑफ ग्रिड, एक होती है ऑन ग्रिड। तो ऑफ ग्रिड में जो है, ऑफ ग्रिड यानी कि किसी भी ग्रिड से नहीं जोड़ा जाएगा भाई, इसके अंदर में बैटरी वगैरह रखी जाएंगी, नहीं जोड़ा जा सकता, तो ये यहाँ पे गलत होता है, थोड़ा महंगी हो जाती है। और दूसरा ऑन ग्रिड जो है, ऑन ग्रिड के तहत में इसे जोड़ा जाएगा और वहाँ पर यूनिट्स को सेल किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये तो सही नहीं है। दूसरा देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत उत्पन्न करती है जबकि इन्वर्टर द्वारा विशेष धारा को डीसी में। अब देखिए, कह रहा इन्वर्टर द्वारा इसे डीसी में परिवर्तित किया जाता है, तो गलत होगा ये भी, क्योंकि भाई वो डीसी यानी कि जो छत पे सोलर पैनल लगा हुआ वो डीसी बनाता है। डीसी में फिर एक इन्वर्टर लगा होगा यहाँ पे, वो डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करेगा, तब आप घर के अंदर यूज कर सकते हो, यानी कि 220 वोल्ट वो पैदा करता है। तो इसलिए देखेंगे इसका आंसर होगा डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन की बात कर रहा है। तो स्पेशल लीव पिटीशन कहाँ पे मिलती है? आपको आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन मिलती है। आर्टिकल 136 में ये कहा गया है, सैन्य अधिकरणों के निर्णयों को विशेष अनुमति याचिकाओं के दायरे से छूट दी गई है। बिल्कुल सही है। यहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ तो विशेष अनुमति की याचिका दायर की जा सकती है। सही है, विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, तो ये भी सही है, ये भी आर्टिकल 136 में कहा गया है। इसका आंसर होगा डी, सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दादर और नागर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। दूसरा है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जब ये पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में मिला था, 1987 में, जबकि 1972 में इसे यूटी बनाया गया था। पंजाब राज्य का विभाजन देखिए, ये तो 1 नवंबर 1966 को होता है। नागालैंड राज्य का गठन होता है 1963 को। अब बात करते हैं दादर नागर हवेली की। यहाँ पर क्या आरंभिक घटनाक्रम से कालानुक्रम में पूछा, क्रोनोलॉजी पूछी हुई है। तो यहाँ पे दादर नागर हवेली के लिए 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1961 का, तो इसको 24वां नहीं अरुणाचल प्रदेश है 24वां, तो ठीक है। तो यहाँ पर 10th कॉन्स्टिट्यूशन 1961 में होता है। 1961 देखिए पहले है, उसके बाद में आता है 4th, यानी कि 1 और 4 एक साथ में होंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से निकल के, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेट करने की कोशिश क्या करिए। नवीनतम प्रगति के संदर्भ में सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी के सर्वाधिक पदों का उपयोग करिए। देखिए, अब आप आपने एक चीज़ सुनी होगी, आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हो तो वहाँ पे क्या एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा होता है, तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एंड टू एंड आपने मैसेज टाइप किया, आपने प्लेन टेक्स्ट टाइप किया, वो जाके किस में हुआ? सिफर टेक्स्ट में चेंज हुआ। अब ये एक डिवाइस में आप यहाँ से भेजा, इधर यहाँ पे पहुँचा, तो ये यहाँ पे सिफर टेक्स्ट में, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट था तो यहाँ से सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित हुआ। यहाँ पे आपके दूसरे मोबाइल में जहाँ भी मैसेज भेजा उसके यहाँ जाके डिक्रिप्टिंग हो गई, मतलब कि डिक्रिप्शन हो गया। डिक्रिप्शन होने के बाद वो उसे रीड कर सकता है और देख सकता है, ये इसकी प्रणाली यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डिजिटल संदेशों का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से संबंधित है व्यक्तिगत कुंजी में। सार्वजनिक कुंजी सभी के लिए उपलब्ध होती है, जबकि व्यक्तिगत कुंजी अपनी पर्सनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि वर्ड्स का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में है? देखिए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है
21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आपका 1967 में, यहाँ पर सिंधी जोड़ी जाती है, तो सिंधी भाषा को यहाँ पर जोड़ा जाता है। उसके बाद में होता है आपका 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992, यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 का, तो यहाँ पर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा जाता है। टोटल 22 भाषाएं। अब देखो इसे याद करने का तरीका क्या है, एक 21 में 71 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 92 आपका आ जाएगा, तो 92 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी 92 है, यानी कि नेक्स्ट ऐसे पता चल जाएगा। पहला आप याद रख लो, फिर उसका 71 में 92 ऐसे आप हो जाएगा, सन याद करने की जरूरत नहीं है। तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन, 71 और 92। अब यहाँ देख लीजिए, मैथिली पहले से ऑलरेडी है, बोडो है, डोगरी है, मणिपुरी है, तो यहाँ पर कितने चारों भाषाओं को इसमें ऐड किया हुआ है। ये अमेंडमेंट मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उपबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। देखिए आप कॉमन सेंस से ऐसे क्वेश्चन, भाई राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है। देखिए दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श डीपीएसपी में नहीं है, तो कल्याणकारी राज्य बनाना है, लोक कल्याणकारी संघ बनाना है, भाई ये उसका उद्देश्य है। तो ये आपका गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों सही, तो ये कोई तो आपका अपने आप ही गलत हो जाते हैं। एक सही है तो ये भी गलत, आंसर आगे पढ़ने की नीड भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, मदिका भाषा से संबंधित क्वेश्चन है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदिका भाषा भारत के दक्षिण भारत में बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा, पता नहीं यार, होगी, कॉमन सेंस लगाइए, होगी। मदिका भाषा को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है, बट हाँ ये फैक्ट ये है कि इस भाषा को अभी यानी कि लुप्तप्राय की घोषणा में नहीं की गई। अब यूनेस्को कैसे लुप्तप्राय बनाता है, यानी कि कोई यंग है या कोई यंग बुजुर्ग है और उसके बाद में कोई बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग के द्वारा कभी कभार कुछ बोल दी जाने वाली भाषा को लुप्तप्राय मानता है, जो कि एंड होने पर है। तो ये तो यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। मदिका भाषा को इन्होंने नहीं किया है, तो 2 यहाँ पे हम देखेंगे गलत है। अब मदिका दक्षिण भारत में बोले जाने वाली है, ए सही है। मदिका भाषा की बात कर लेते, देखिए वहाँ पे है चकालिया, एक चकालिया समुदाय है। ये कहाँ अधिकांश केरल में अधिक मिलता है, तो केरल में है। यहाँ पर क्या, अब की इसके सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं जीवित, और ये क्या है, ये क्यों भाषा नहीं आगे बन पाई, इसकी देखो एक तो कोई लिपि नहीं है, और ये ऊपर से अछूत है, कोई लिख नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। और ये किसको पूजा करते थे, यानी कि किसको मानते थे, थ्रू वेंकट रमन को ये मानते थे, ठीक है, थ्रू वेंकट रमन, और साथ में मरियम्मा का उपासक थे ये लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थ्रू वेंकट रमन और मरियम्मा के उपासक थे। चकालिया समुदाय था, केरल में मिलता था, अछूत थे, इसलिए भाषा का विकास नहीं हो पाया, इसकी कोई लिपि भी नहीं थी। अब ये क्या है, मदिका भाषा में किस किस का मिश्रण है, इसमें हमें अब इसका तमिल, कन्नड़, मलयालम और तुलु। तो तुलु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तमिल, इन सभी का एक ये मिश्रण है मदिका भाषा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होने वाला है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अरब और इजराइल के संघर्ष के मद्देनजर फिलिस्तीन शरणार्थियों को राहत की सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA की स्थापना की गई थी। देखिए ऐसा हुआ था 1948 में, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। करीब 7 लाख फिलिस्तीनी थे जिनके लिए जो इजराइल के युद्ध में इनको शरणार्थी बनना पड़ा, और ये इनके लिए UNRWA की स्थापना की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये विशेषकर इजराइल के क्षेत्रों में रहने वाले का काम करता है, तो नहीं, इजराइल के नहीं काम करता है ये, आपका सिर्फ इजराइल नहीं, गाज़ा, लेबनान, आप इन ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ, सॉरी जो देश में लिख रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा मैप में। वेस्ट बैंक, सीरिया, तो इन देशों में भी ये काम करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अभी बात करते हैं, यह पूर्णतः एक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के स्वैच्छिक अंशदान से वित्त पोषित है। देखिए इतने लोग शरणार्थी हैं, स्वैच्छिक अंशदान ही होगा, तो बिल्कुल सही है। तो इसके केवल 2 सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 25। भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। देखिए हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना उसमें लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो गणतंत्र कब बना, हमारा संविधान लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 को। तो ये यहाँ पे गलत होता है भाई, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही कैसे बन गया। हमने तो संविधान को अपनाया है
26 जनवरी 1950 को, तो पहला गलत हो गया। गणतंत्र का अर्थ है कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है, बिल्कुल सही है। गणतंत्र का जो अर्थ होता है वो सभी को समान समझता है। गणतांत्रिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सभी के लिए खुले हैं। 1, 2 और 3 इसका सही, तो आंसर होगा केवल 2। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक की बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति जो होती है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, 2 तरह का बटा होता है, एक होता है गणतंत्र, एक होता है राजतंत्र। यहाँ का राजतंत्र जो है, राजतंत्र का मुखिया कैसा होता है, वंशानुगत, और गणतंत्र में कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुन के हम भेजते हैं, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय SAAB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सलाहकार निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है, बिल्कुल सही है। इसे निकाय में सरकारी मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। अब इसका सी आंसर हो, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते भी नहीं है, इनका ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक न्याय का विचार निहित है। अब देखिए सामाजिक न्याय का विचार कहाँ पर निहित है। अब सामाजिक न्याय आपको प्रस्तावना में मिलेगा, जहाँ पर 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। मूल अधिकार भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, और मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भी आपका 51A का E और K, तो ये भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो इसलिए आंसर होगा D। अब देखिए जिनको डिटेल में नहीं बता सकता सारी चीज़ें, अब आप लोग E और K आपको पढ़ना होगा, तो मूल कर्तव्य आपने पढ़ेंगे, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किसी भी नीति निर्देशक तथा DPSPs को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं, मिनर्वा मिल केस में उच्चतम न्यायालय ने DPSPs और मूल अधिकारों के बीच में संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया, ये तो बिल्कुल सही है। तो दोनों में संतुलन की बात कही थी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। अब देखें इसमें गलत है तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अभी हम करते हैं कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व यानी कि आप अगर जाएंगे 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, वहाँ पर 39 और B और 39C जो ऐड किए गए थे, इनमें क्या कहा गया, आर्टिकल 14 और 19 को उल्लंघन किया जा सकता है इनको लागू करने के दौरान में। ठीक है, तो इसलिए एक यहाँ पे आपका गलत होता है, तो एक गलत होता है, तो आपका आंसर आएगा इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। संगम डिजिटल ट्विन क्या है। तो संगम पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की। देखिए भाई संगम डिजिटल ट्विन क्या है, संचार मंत्रालय ने इसकी पहल की गई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 4G, 5G, 6G सभी को शामिल किया गया है। यानी कि भौतिक कोई वस्तु है या उसका क्या करना है, डिजिटल यानी कि आभासी प्रतिरूप बनाना है। तो संगम डिजिटल ट्विन का मतलब है कि भौतिक से आभासी बनाना, तो ये संचार मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत की जरूरत की आवश्यकता होती है। देखिए आधे राज्यों के बहुमत की जरूरत है, कैसे, साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अभी इसमें देखेंगे जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में, देखिए राष्ट्र गणतंत्र है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बिल्कुल जरूरत होगी। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, बिल्कुल सही है, 7वीं अनुसूची में भी करने से कोई भी संबंधित होगा तो राज्य के आधे विधानमंडल साधारण बहुमत की जरूरत होगी। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, बिल्कुल सही होगा भाई, ऐसे तो संशोधन कुछ भी कर सकता है राज्य, की संसद कुछ भी कर सकती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, अब देखिए नीति निदेशक तत्व आप समझिए कि नीति निदेशक तत्व में क्या जरूरत है भाई, राज्य के आधे राज्यों से साधारण बहुमत से बहुमत की आवश्यकता हो उनके की, सॉरी। तो 4th हम देखेंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, पहले नीचे से पढ़ लिया। अच्छा ठीक है यार, देखो कॉमन यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन है यहाँ पे, एक तो 4 कॉमन नजर आ रहा है, एक 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 को आप पढ़ेंगे, ठीक है भाई हो सकता है इसमें, तो अब 4 आप पढ़ेंगे क्या, नहीं 4 में 4 तो नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप UPSC के अंदर अपना टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यह राष्ट्रपति शासन की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है, यह राष्ट्रपति शासन की तुलना में कम उत्तरदायी शासन प्रदान करती है। शक्ति के पृथक्करण की बात करिए, संसदीय शासन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है संसदीय शासन के बारे में। तो संसदीय शासन क्या होता है, यानी कि देखिए कार्यपालिका जो होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है आपकी, वो विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि कार्यपालिका जो है आपकी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी
होती है। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है संसदीय शासन में, और कार्यपालिका का द्वैध स्वरूप होता है, यानी कि जैसे कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि आभासी जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रतिनिधि कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये संसदीय शासन की विशेषता है। तो आर्टिकल जो है 75 में क्या कहा है, यानी कि उत्तरदायी सरकार की बात करता है। अब आप समझिए कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की तुलना में अधिक स्तर सरकार प्रदान करती है, तो ये तो गलत है। अगर इसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है, तो यहाँ पर अस्थायी सरकार होती है, स्थिरता ज़्यादा प्रदान नहीं करता। तो एक तो यहाँ पे गलत होगा, आप एक एलिमिनेट कर देते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन की बात करता है। नहीं, कम उत्तरदायी नहीं भाई, अधिक उत्तरदायी शासन प्रदान करता है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। तीसरा देखेंगे, अब आंसर आपका आ ही गया सी, ये शक्ति के पृथक्करण के बिल्कुल विरुद्ध है। बिल्कुल सही है, उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है, तो सी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय कब आए थे? तो इनका एक अधिनियम एक्ट आता है, कौन सा एक्ट है? ग्राम न्यायालय एक्ट आता है 2008 में। तो ग्राम न्यायालय क्या करते हैं? ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। देखिए भाई, ये गलत लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार स्थापित करती है, तो यहाँ पे एक तो गलत हो गया। तो राज्य सरकार इसे स्टैब्लिश करती है, तो एक आपका गलत होती है। देखिए आपका आंसर आ जाता है बी, इसका आंसर होगा। ज़्यादा टाइम पढ़ने में नहीं लगा। अब हम बात करते हैं, ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेगा? नहीं भाई, राज्य जो अधिकारी नियुक्त करेगा, यानी कि न्यायाधिकारी नियुक्त करता है, वो होगा। और इसकी अध्यक्षता करेगा ये हाई कोर्ट के प्रथम दंडाधिकारी के समान वेतन भत्ता से मिलेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। दीवानी विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लिए बाध्य नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। देखिए इसमें अपील की जा सकती है। अपील कहाँ कहाँ की जाएगी? अगर दीवानी आपका मामला है और फौजदारी, दीवानी मामले में आप कहाँ पे करेंगे? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के द्वारा पास करेंगे, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के द्वारा पास करेंगे, और उसके बाद में सहायक सत्र न्यायाधीश में फौजदारी में करेंगे, यानी सेशन जज जो है सहायक होगा उसके पास करेंगे। तो अगर इन दोनों के बाद में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद कोई अपील की पावर आपके पास नहीं बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में सुर्खियों में रही द फ्यूचर ऑफ द ग्रोथ रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई थी? कि अब मैंने पीछे भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था, फ्यूचर ऑफ द ग्रोथ रिपोर्ट किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये निकाली गई थी। अब ये क्या 4 आयामों पर आधारित है? कौन कौन से आपके आयाम होने वाले हैं? नवाचारिता, संधारणीयता, लोचशीलता और समावेशिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नवाचारिता, संधारणीयता, लोचशीलता और समावेशिता 4 आयाम पर आधारित है। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। किसी क्षेत्र के समावेशन के संदर्भ में नागरिकता अधिग्रहण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नागरिकता भारत में पूछा है, तो 5 प्रकार से नागरिकता ली जाती है। आगे किसी क्वेश्चन में है, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो कानून के अनुसार नए समावेश क्षेत्र के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। देखिए स्वतः ही भारत के नागरिक नहीं बन जाते हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। यहाँ जैसे ऐसे लिखा हो तो यहाँ पे गलत लिख लिया गया। गलत क्या है? तो भैया ये कौन करेगा? यानी कि सरकार द्वारा। तो सरकार द्वारा नहीं कि संविधान के द्वारा ये होता है, तो सरकार के द्वारा करता है। एक गलत हो गया। भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होने के किसी भी नए क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए गए नहीं भाई, सरकार आदेश के द्वारा करती है। तो कहाँ पे कौन सरकार आदेश निकालती है उसके तहत ये करती है। तो इसका एक और दो दोनों कोई भी सही नहीं है, तो सी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इसे प्रायः पहाड़ों का भूत कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनिसिया है। यह कठोर ठंडी जलवायु में रह सकता है। देखिए कठोर ठंडी जलवायु में कौन रहेगा? हिम तेंदुआ की बात करें। क्लाउडेड लेपर्ड का मतलब ही नहीं है, शेर का मतलब ही नहीं है, साइबेरियन बाघ हो सकता है, लेकिन इसे वायुसेवन वल्नरेबल की दर्जा रखा गया। पहाड़ों का भूत कहा जाता है। पैंथेरा उनिसिया इसका नाम है, तो हिम तेंदुआ के बारे में ये बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देगा? सबको पता होगा भैया, वो भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो डी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा है। तो उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग है, बिल्कुल सही है, जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, मान लेते सही है। उद्देशिका भारतीय विधायिका की शक्तियों और इन शक्तियों पर आरोप प्रतिबंधित करती है। देखिए भैया कानून के द्वारा इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कोई शक्ति का प्रयोग नहीं करती। तो 2 यहाँ पे गलत है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में पता होगा कि इनमें तो दोनों सही होते थे, ये तो खत्म हो गए। उसके बाद में दूसरा
सही नहीं है, तो आंसर होगा ये, ठीक है, सी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 स्टारलिंक का क्वेश्चन है। स्टारलिंक नेटवर्क के उपग्रहों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रहों का एक समूह जो पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रदान करता है। आपने देखा होगा स्टारलिंक का भी, कहीं भी जाके आप एक डिवाइस होता है उसे रख लीजिए, आप पूरे पृथ्वी पे कहीं भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है दूरस्थ स्थानों पर, बिल्कुल सही है। इसमें कितने 33 उपग्रह 23 उपग्रह इसके अंतर्गत शामिल है। नासा द्वारा लॉन्च किया, आप पता होगा एलन मस्क कितने फेमस है, उनका फाल्कन 9 है। फाल्कन 9 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो 2 इसका सही नहीं है, इसे LEO में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। आप देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में एक तो निम्न विलंबता आती है, उच्च बैंडविड्थ मिल जाती है, सिग्नल इंटरवेंशन में कमी आती है, तैनाती और रखरखाव बहुत आसान है यहाँ पे, और यहाँ से वैश्विक कवरेज प्राप्त की जा सकती है। इसलिए केवल 2 इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार, देखिए भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्णित अधिकारों में कितने भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अब आप देखिए इसको एक सिंपल सा याद कर लीजिए, सिर्फ भारत के लोगों को 15, 16, 19, 29, 30। अब आप ध्यान रखिएगा 15, 16 तो याद ही रखिए, 19 के बाद 10 जोड़ दिए, 29 और एक यहाँ पे ऐड करना है, तो 19, 29, 30 ये ऐसे करके। अब ये आप याद कर लीजिए 15, 16, 19, 29, 30 जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। देखिए अब ये कहाँ पे विधिक क्षमता की बात, आर्टिकल 14 की बात करता है, तो इसका मतलब है कि सभी 5 आंसर नहीं होगा। लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है, तो अवसर की समानता कहाँ पे है, आर्टिकल 16 में दी गई है, तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में दी गई है, तो बिल्कुल सही है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संबंध में संरक्षण की बात करता है, तो नहीं भाई, ये यहाँ पे आर्टिकल 20 में दिया हुआ, तो 20 यहाँ पे नहीं है, तो ये भाई सभी दोनों को प्राप्त है, तो ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान उनके प्रशासन के लिए आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला वो आएगा केवल 3 सही आंसर है, यानी कि क्वेश्चन 30 और 15 30, 16 ये आपको यहाँ पे पूछे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन लोक व्यवस्था को मूल अधिकारों का एक प्रतिबंध के रूप में उल्लेखित करता है। देखिए लोक व्यवस्था में कौन कौन से को मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, वो ये पूछ रहा है। देखिए आर्टिकल 19 है भाई, हो सकता है लोक व्यवस्था आप कोई ऐसी अभिव्यक्ति करने लगो जिससे लोक व्यवस्था खतरे में आए, आप धर्म के नाम पे कुछ बोलने लगो या फिर कुछ भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो ये तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ठीक है, एक तो इसमें सही होगा, तो जहाँ पे एक है हम देख लेते हैं, बाकी देखेंगे हम। अनुच्छेद 21 की बात करता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या है, अब इसको समझिए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आपको यहाँ आज़ादी मिलती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोक व्यवस्था के रूप में किसी को भाई सरकार ने कहा कि देखते गोली मार दो भाई सबको, कि भाई लोक व्यवस्था में विचार है, नहीं, विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, तो आर्टिकल 21 में लोक व्यवस्था के संबंध में नहीं होगा, तो ये नहीं है। 2 आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए 2 एलिमिनेट, 3 और 4 हम पहले कर चुके हैं, और ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 25 प्रचार प्रसार की बात करता है, 26 टैक्सेशन की बात करता है, तो लोक व्यवस्था में कर सकते हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप ऐसे एलिमिनेट करना सीखिए जिसमें टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में, अब देखिए भाग 4 में DPSP दिए हुए हैं। अब ये पूछ रहा है कि समाजवादी कौन से, समाजवादी सिद्धांतों पर प्रतिबंधित करते हैं। देखिए समाजवादी कौन से, आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, 42, 43, 43A और 47, ये आपके यहाँ पे समाजवादी हैं। दूसरा कुछ गांधीवादी हैं, तो गांधीवादी कौन से हैं, तो गांधीवादी कौन से हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43B। उदारवादी हैं आपके 48 और 48A, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं, अब आगे बात करते हैं। ग्रामीण उद्योगों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का संगठन, देखिए 40 है, तो ग्राम पंचायतों की बात महात्मा गांधी करते थे, ये गांधी जी कहते थे, तो ये यहाँ पे आंसर में नहीं होने वाला है। तो गरीबों को निःशुल्क और विद्युत कानूनी सहायता, आर्टिकल 39B और C, यहाँ पर आर्टिकल 39 की बात करता है, तो समाजवादी की बात कर रहा है भाई, कल्याणकारी राज्य बनाना है हमें, तो आर्टिकल इसका ये सही होने वाला है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 48A की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, उदारवादी होगा, तो इसका आंसर आएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उच्चतम न्यायालय के यहाँ पूछा हुआ है कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है, तो देखिए भैया कुछ क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है उनकी बात कर लेते हैं, लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है, समझ लेना बस। एक आपका होगा मूल, दूसरा होगा अपीलीय,
तीसरा होगा सलाहकारी। तो सलाहकारी आपको पता होगा आर्टिकल 143 के अंदर आता है। अब आपका जो है अपीलीय कौन सा आता है, आर्टिकल 132, 133 और 134 में आता है। और मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और मूल अनन्य जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत में क्या होगा, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो वर्सेस स्टेट हो, ठीक है। दूसरा होगा इधर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो वर्सेस प्लस में स्टेट हो, और इधर वर्सेस स्टेट हो, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसे अलग अलग बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप जिसके इतने भी। तो ये इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूल क्षेत्राधिकार के बारे में, यानी कि प्रथम दृष्टया इनको सुनने का अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार है ये। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद देखिए जल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, तो ये नहीं होगा। वित्त आयोग के संदर्भित मामले ये आपके यहाँ पे छोड़े गए हैं, ये भी नहीं होगा। केंद्र एक निजी व्यक्ति द्वारा लाया गया कोई मुकदमा केंद्र सरकार के विरुद्ध, ये भी यहाँ पे नहीं आता है। किसी संवैधानिक पूर्व की विधि से उत्पन्न कोई विवाद, देखिए ये आपके सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा कोई भी नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर पूछा हुआ है। भाई देखिए, भारत में प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कह रहा है भैया राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य होना चाहिए निचले सदन का, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। अब आप मान लीजिए मनमोहन सिंह जी को ही देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से आए थे, उच्च सदन से आए थे, तो हमारे यहाँ किसी भी सदन से आ सकता है। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निचला सदन जो ब्रिटेन में है वहाँ से आना चाहिए, वहाँ पे लिखा है, तो एक गलत होने वाला है। दूसरा है ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में संसद के सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है भैया, भारत में अगर कोई व्यक्ति आप हो, आपको भाई मंत्री बना दिया जाएगा, और वहाँ पे फिर आपके बाद 6 माह में चुनाव होना चाहिए। 6 माह में चुनाव के बाद आप सदस्य बनने के योग्य हो सकते हैं अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ये सही होगा। ब्रिटेन और भारत में दोनों मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। देखिए भैया, ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, जबकि भारत में विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं है, तो ये गलत होगा, आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए सॉरी, आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। देखिए तानाशाही की बात करें, तानाशाही कहाँ, जैसे कि भाई डिक्टेटर आपको पता होगा, जैसे जर्मनी में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फिर बात करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके। तो तानाशाही कहाँ पे, जैसे जर्मनी में बात की थी डिक्टेटरशिप की, तो सरकार का वह रूप जो एक निरंकुश व्यक्ति सत्ता का पूर्णतः उपभोग करता है, तो वो बिल्कुल सही है, ये तानाशाही होती है। पूर्ण राजशाही क्या है, तो पूर्ण राजशाही राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत और आर्थिक राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो भैया ये जो है अधिनायकवाद का है, यानी कि डिक्टेटर वो टोटलिटेरियनिज्म अधिनायकवाद का विशेषता है ये, ठीक है। तो अधिनायकवाद क्या कहता है, राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। पूर्ण राजशाही क्या है, पूर्ण राजशाही में क्या कहता है, शासक को देश का सबसे, देखिए पूर्ण राजशाही मतलब राजा का शासन, तो कहाँ पूर्ण शासन होगा, तो यहाँ पर वह स्वयं किसी भी विधिक नियंत्रण से मुक्त होता है, बाकी ये शासक द्वारा देश का पर पूर्ण अधिकार किया जाता है, वो पूर्ण राजशाही हो जाता है। अधिनायकवाद की बात करते हैं तो ये एक कुलीन समूह द्वारा संचालित रूढ़िवादी सरकार जो सत्ता बनने रहने के लिए दमनकारी संसाधनों का उपयोग करती है, तो ये क्या है, ये है सत्तावाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्ता में बने रहने के लिए तो क्या है, सत्तावाद, यानी कि ऑथोरिटेरियन है, तो सत्तावाद की बात करता है। तो इसमें आंसर देखेंगे केवल एक, यानी कि पहला वाला ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हम देखते हैं, यानी कि कुछ युग्म पूछे हुए हैं, तो क्या है ये, जैसे कि कोई लोकतंत्र के साधन है, पहल है, वापस बुलाना है, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम। अब पहले उनको देख लीजिए जो आपको आते हैं। मान लीजिए पहल आपको पता है नहीं पता, देखते हैं पहल क्या, इनिशिएटिव, यानी कि इसमें लोग क्या करते हैं, लोग विधि निर्माण हेतु जो लोगों के से कुछ एक तरह से पूछा जाता है कि वो उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं, तो ये पहल में होता है। तो ये देखेंगे लोग अपने प्रतिनिधि की याचिका के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार नहीं है, ये वापस बुलाना है मतलब कि रिकॉल का अधिकार है, तो 2 यहाँ पे सही मैच है। एक देखेंगे किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार, राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार जो होगा वो होता है प्लेबिसाइड, आपने सुना होगा, तो प्लेबिसाइड यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे सही है। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 तो मैच होने वाले नहीं हैं। रेफरेंडम की बात करते हैं, तो रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम विधानमंडल द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार होता है। रेफरेंडम यानी कि बाद में किया जाता है, यानी कि प्रस्ताव जब पारित होता है तो उसके विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रेफरेंडम किया जाता है। अब बात करते हैं प्लेबिसाइड क्या हुआ, तो पहल क्या हुई, तो पहल होता है आपका विधि निर्माण हेतु लोगों के विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखेंगे विधि निर्माण हेतु
पहले पूछा जा रहा है, यहाँ पर विधानमंडल ने पारित कर दिया, तो रेफरेंडम में पारित की बात पूछ रहा है। तो इस तरह से समझ लीजिएगा, थोड़े से इसमें वर्ड्स में इधर उधर घुमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट वाले का जो आंसर है आपका वो केवल 2 सही है। तो नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आया, 3 दिसंबर 2005 को भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसकी माता उसके जन्म के समय भारत की नागरिक थी को वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। देखिए बात ठीक है, वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन कब? जब वो मान लीजिए विदेश में रह रही है, तो उसको 1 साल के भीतर वहाँ पे जो है दूतावास, उसके अंदर जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो तब माना जाएगा। तो इसलिए एक यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा इसका केवल 2। अब ये कब तक माना जाएगा? यानी कि 2 दिसंबर 2004 तक। ठीक है, अभी 2 दिसंबर 2004 यानी कि 3 दिसंबर के बाद क्या होगा भाई? 3 दिसंबर 2004 के बाद के लोगों का क्या होगा भैया? उसको भी सेम सिचुएशन होगी, ये भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है, लेकिन जो एक भारतीय उसके बाद जो दूसरा है वो अवैध ना हो, अवैध भारत में आके ना रह रहा हो, तो ये माना जाएगा 3 दिसंबर 2004 के बाद में। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम जो 1955 का है उसके अंतर्गत लिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट से पहले एक और चीज़ में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भारत में देखो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार कौन कौन से आपके होने वाले हैं? तो 5 प्रकार में एक होता है जन्म से नागरिकता आपको मिल सकती है, दूसरा वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करा के भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, एक होता है देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता आपको मिल सकती है, एक होता है कि यानी कि किसी देश किसी एरिया को हमने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया तो उसके आधार पर यहाँ पर हमें नागरिकता मिल सकती है। जैसे शामिल क्षेत्र 1975 में हम लोगों ने सिक्किम को जो शामिल किया था तो वहाँ पे नागरिकता हमने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, नालसा क्या है? यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये कब आता है? 1987 का एक्ट होता है, 1995 से वर्क करना शुरू होता है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित एक कार्यकारी निकाय। देखिए कार्यकारी नहीं भैया, वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय? विधि के द्वारा स्थापित है, तो ये है वैधानिक निकाय। तो एक आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, एक यहाँ पे गलत करते हैं आप। सोचिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29A नालसा के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी प्रेरक बल के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही है। देखिए भाई, यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता की बात करना है, तो निःशुल्क विधिक सहायता की बात और कहाँ से आती है? आर्टिकल 39 से तो आ ही रही है, और आती है आपके आर्टिकल 14 और 22 क्लॉज 1 से भी आपके निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान भी यहाँ पर निहित होते हैं। आर्टिकल 14 और 22 में क्या है? विधिक समानता और समानता के अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करने वाली विधिक प्रणाली को स्थापित करने का आदेश सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस साइट क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया का सर्वोत्तम? देखिए, अब क्रायो प्रिजर्वेशन वर्ड को समझिए। अब हमें नहीं पता उस साइट क्या है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कि बहुत ठंडा एरिया, बहुत ठंडी जगह में और किसी चीज़ को प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। ठीक है, देखेंगे भविष्य में उपयोग किए जाने वाले बीजों को 0 से नीचे के तापमान पर संरक्षित करता है। देखिए 0 से नीचे के तापमान की बात कर रहे हैं, तो 0 से नीचे हो सकता है कि भैया -2 डिग्री सेल्सियस पे ही रख रहा हो, या फिर -200 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई बात नहीं कर रहा है, तो संरक्षित करने की प्रक्रिया। तो फलों के बीजों से संबंधित नहीं है ये, तो ये यहाँ पे गलत होता है। दूसरा, तैयार भोजन में जमी हुई अवस्था में संरक्षित करने की प्रक्रिया, तो ये भी नहीं है। यह एक महिला के अनिश्चित अंडाणुओं को संरक्षित करने की प्रक्रिया जिसे एग फ्रीजिंग कहा कहते हैं, तो फ्रीजिंग की बात कर रहा है क्रायो, तो फ्रीज कर रहा है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों पर रोगाणु बर्फ में फंस जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। तो देखिए इसमें क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, 30 साल से अभी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे पैदा नहीं करने चाह रही हैं, यानी कि एज ज़्यादा हो जाती है, शादी की एज जिनकी ज़्यादा हो रही है, तो बाद में उनको बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए एक तकनीक है, वो है ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है? अंडाणु की पुनर्प्राप्ति की जाती है, यानी कि एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, उसके तहत एक अंडाणु निकाला जाता है। अंडाणु फिर उसको लैब में थोड़ा बहुत करते होंगे टेस्ट वेस्ट, उसके बाद में देख के उसमें से सही जो अंडाणु उनको नाइट्रोजन के अंदर -198 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर दिया जाता है जल्दी से। तो एक तरह से ये फ्रीज में आप मान लो कोई चीज़ रखते तो इसका मतलब ये कि वो धीमी प्रक्रिया से खराब होगा, तो इस तरह से हो, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49,
भारतीय न्यायपालिका में रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में, तो रिटों में बात करता है। रिट कहाँ से निकलती है? आर्टिकल 32 से निकलती हैं। उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। देखिए भैया, उच्च न्यायालयों का ज़्यादा है, क्योंकि आर्टिकल 226 के और आर्टिकल 32 के तहत ये उच्च न्यायालय कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल आर्टिकल 32 के तहत करता है। तो इसलिए एक सही है, उच्चतम न्यायालय किसी भी अन्य न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तो गलत बात है भैया, ये अधिकार दिया आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में, संसद के पास ये अधिकार है, वो दे सकता है किसी को भी अधिकार। तो दूसरा गलत हो गया। संविधान के अंतर्गत उल्लिखित सभी रिटें केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही मांगी जा सकती हैं। भैया पीड़ित व्यक्ति के द्वारा नहीं भैया, जैसे आप देखेंगे केवल अधिकार परीक्षा जो रिट है, अधिकार परीक्षा जो है, पीड़ित के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी इसे मांग कर सकता है। तो इसलिए 3 भी यहाँ पे गलत होगा, आंसर होगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इजी क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से भाग शिक्षा के अधिकार की अवधारणा बात करते हैं? देखिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट 21 क्लॉज ए 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा की बात करता है। राज्य के नीति निर्देशकता, तो आर्टिकल 45 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए शिक्षा की बात करता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? ये 6 से 14 के लिए बात करते हैं, 6 से 14 के बच्चे के लिए। तो 51 ए सब क्लॉज के अंदर में ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू जो भी लोग लास्ट तक बने रहे। एक अब इसके बाद मैं करंट अफेयर का कुछ न्यूज़ अपडेट बता देता हूँ, हो सकता है इस बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए अभी क्या है, एक है मायोराना नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट ने चिप बनाई है, जिसकी क्षमता बता रहे हैं भाई 10 लाख क्यूबिट, यानी कि बहुत स्पीड हो जाएगी भाई, ठीक है। तो 10 लाख क्यूबिट तक इसे विस्तार किया जा सकता है। किससे बनती है? ये बनती है टोपो कंडक्टर के द्वारा बनाई जाती है, कंडक्टर से बनती है। और इसे क्या है? इडियम आर्सेनाइड से ये बनी होती है। जैसा कि अन्य चिप में सिलिकॉन से बनती है, वैसे ही बनती है। इसे क्या, इसे हाफ इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। अभी जो है हाफ इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। हो सकता है इस बार क्वेश्चन में ना पूछा जाए, नेक्स्ट ईयर शायद पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। मायोराना क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक चिप है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।